हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ एक संस्कृत जो हिंदी में जो संस्कृत साहित्य के प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के उपस्थित हूँ। ये पहले भी जो है इस चैनल पर ये क्लास हो चुकी है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर, क्योंकि जैसा कि जो एक संभावित तिथि है कि परीक्षा जो है जनवरी में है। फिलहाल अभी कोई मतलब ऐसी उसके बाद से कोई ऐसी नोटिस नहीं जो है संज्ञान में आई है सुनने में कि कोई ऐसी डेट आई हो। लेकिन हाँ, हम लोग जब तक कोई निश्चित डेट नहीं आ जाती तब तक हम लोग परीक्षा जो है जनवरी में ही मानते हैं, दिसंबर लास्ट एंड जनवरी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी जो है संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी जो रचनाएं हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद जो है शब्द रूप, धातु रूप, है ना। तो ये सब जो भी प्रश्न संस्कृत साहित्य से बनते हैं, पूछे जाते हैं हम सभी से परीक्षा में, तो उन सभी का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि हम सभी क्रम से पूरा जितना हो सके डिटेल में पढ़ते चलें। तो आज की क्लास में हम सभी जो हमारे प्रथम कवि हैं भास, उनकी जो है इनके विषय में हम सभी जानेंगे। तो ये हमारी संस्कृत की क्लास 1 है। क्लास 1 है, प्रैक्टिस हम सभी अभी कर रहे हैं हिंदी जो है LT ग्रेड की। इसके बाद PGT की स्टार्ट करेंगे और यूपी TGT की अगर 2021 से 2005 तक आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर सरलतापूर्वक मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। और संस्कृत की क्लास आज से जो है स्टार्ट है और इसकी क्लास जो है आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। और ध्यान दिया जाएगा कि पूरा जो भी सिलेबस है संस्कृत साहित्य का हमारे हिंदी सब्जेक्ट में, वो सभी जो है कराने की पूरी कोशिश रहेगी। और आशा करती हूँ कि इस क्लास से आप सभी की परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। हम सभी देखते हैं हमारा जो पहली क्लास है हमारी महाकवि भास। महाकवि भास के बारे में हम सभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। कवि का नाम पहले देख लेते हैं। इनका नाम भास है और प्रामाणिक जीवन परिचय इनका अज्ञात है। और इनकी उपाधि धावक है, इनकी उपाधि धावक है। गोत्र अगस्त गोत्र की हैमोदक शाखा में भास गोत्र है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जन्म स्थान के बारे में इनका देखेंगे। जो है 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। और उपासक किसके थे? तो वैष्णव धर्म के उपासक थे। किसके विषय में हम सभी जानकारी कर रहे हैं? तो भास के विषय में। किसके विषय में? भास के विषय में। ठीक है। और रीति की बात अगर देखा जाए तो वैदर्भी रीति है। और गुण की अगर हम चर्चा करें तो गुण जो है प्रसाद, माधुर्य एवं ओज, यानी कि तीनों गुण, प्रसाद, माधुर्य एवं ओज, तीनों गुणों का इन्होंने प्रयोग किया है महाकवि भास ने। और इनका जो प्रमुख है, इन्होंने जो रस प्रयोग किया है वो श्रृंगार और वीर रस का इन्होंने मुख्यतः प्रयोग किया है। शैली इनकी जो है सरल भाषा का प्रयोग और अकृत्रिम शैली का प्रयोग किया है। इनके अलंकारों की चर्चा भी कर लेते हैं। इनके जो प्रिय अलंकार हैं वो है अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा रूपक। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कौन है? तो भास हैं। और आगे देखेंगे हम सभी भास की कुछ कृतियां देख लेते हैं। महाकवि भास की कुछ कृतियां देख लेते हैं। तिरुवांकुर नगर निवासी टी गणपति शास्त्री ने सन 1910 से 12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला यानी कि त्रिवेदम से प्रकाशित किया। कितने नाटक की बात हो रही है? 13 नाटक। ये बहुत ही फेमस है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है ना। इनके कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। और भास क्या है? संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार महाकवि भास हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि ये जो जिस बुक से हम सभी पढ़ रहे हैं, और ये है संस्कृत हिंद संस्कृतम बुक है। आप सभी के पास होगी भी और अगर नहीं है तो आप सभी ले भी सकते हैं। ये उपयोगी है, मैंने इसे मंगाया और मुझे ये पुस्तक जो है वाकई में अच्छी लगी। बाकी आप गुरु से तो आप परिचित हैं ही हैं, है ना, कि बहुत ही अच्छे हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है उनके बारे में। तो इन्होंने जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है ना, संस्कृत गंगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी पुस्तक लगी मुझे। तो मुझे लगा कि बहुत विस्तृत में ना जा करके, वैसे इसमें जितना है अगर इतना हम सभी कवर कर लेते हैं तो बहुत ही है हमारे लिए। इन्हीं में से प्रश्न बनेगा।
तो अन्यथा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बुक तो सभी के पास होती है, सभी जानते हैं, है ना? और हम सोचते भी हैं कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा करके जो है हम सभी इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम सभी के पास जो है अपना जो सिलेबस है, साहित्य है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, उससे ही हम सभी को फुर्सत नहीं मिल पाती है। बहुत सारी चीज़ें हम सभी को याद होती हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये क्लास चलाई गई है कि आप स्पीड बढ़ा करके आप इसे कहीं भी रास्ते में उठते बैठते कभी भी सुन सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अवश्य याद रहेंगी इसमें, और 1 से 2 बार यदि क्लास कर लेते हैं तो जो भी चीज़ें आप भूल भटक रहे हैं वो स्वाभाविक है कि जो है भूलेंगे नहीं आप। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के ये क्लास चलाई गई है। बाकी पुस्तक से भी सभी परिचित हैं और सभी ने बहुत पढ़ भी रखा है पहले से भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी को याद हैं, कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भूलते हैं लोग, है ना? तो भूले ना, रिवीजन के लिए एक रिवीजन के तौर पर ये क्लास जो है चलाई गई है। हम सभी इसमें प्रत्येक दिन जो है एक एक जो है पढ़ेंगे, एक एक कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उन्हें हम देखते चलेंगे। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं, ऐसा अभी हम लोगों ने देखा। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटक वैसे तो हैं, और इनको कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। 2 प्रश्न यहाँ से बन गए, समझिए। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का हम वर्गीकरण अगर करते हैं तो ये जो 4 भाग हैं, इन चारों भागों को हम सभी देखते हैं कि वो कौन-कौन से हैं। रामायण मूलक हैं, महाभारत मूलक हैं, उदयन कथा मूलक हैं और कल्पना मूलक हैं। है ना? कल्पना मूलक हैं। तो अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच, पंचरात्रम, प्रतिज्ञा योगंथ नारायण और स्वप्नवासो दत्तम, अभिमारकम, दरिद्र चारुदत्त। तो ये कुल कितने हो गए? 13 नाटक हो गए। कितने नाटक हो गए? 13 नाटक हो गए। किसके? महाकवि भास के। ठीक है। और इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। रामायण मूलक, महाभारत मूलक, उदयन कथा मूलक, कल्पना मूलक। आगे हम सभी देखते हैं। आगे भास के रूपकों का संक्षिप्त परिचय, यानी कि जो इनके नाटक हैं इनको हम संक्षेप में जानते हैं, किसमें कितने अंग हैं, किसमें किसका वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जैसे हमारा है अभिषेक नाटक, तो यह 6 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का है? 6 अंकों का है। और इसमें चर्चा की गई है? किष्किंधा कांड से लेकर के लंका कांड तक, किष्किंधा कांड से लेकर के लंका कांड तक की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। और संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। जैसा कि अभिषेक नाटकम, कोई भी हम रचना पढ़े ना तो सबसे पहले उसके नाम को भी हम सभी को देखना चाहिए, है ना? क्या होता है, अगर हम नाम को पढ़ लें तो हमें उसी रचना को रटना नहीं पड़ता है कि इसके अंदर क्या है। तो जो इसका डिटेल है, अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। और रचना हमारी क्या है, यानी कि जो नाटक है वो क्या है? अभिषेक नाटकम, है ना? इसीलिए इसका नाम क्या है? अभिषेक नाटकम। और कितने अंकों में विभाजित है? तो ये 6 अंकों में विभाजित है। हम दूसरा देख लेते हैं, प्रतिमा नाटकम देख लेते हैं। प्रतिमा नाटक में जो है 7 अंक हैं। इसमें भी राम के जीवन का वर्णन है। आगे देखेंगे मध्यम व्यायोग देखेंगे। 13 नाटकों को इस क्लास में हम सभी को देखना है। यह 1 अंक का है। मध्यम व्यायोग 1 अंक का है। और इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। किसमें? मध्यम व्यायोग में। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देख करके आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है ना? जैसा कि दोनों विवाह दोनों का हुआ रहता है, हिडिंबा और भीम का। तो ये मध्यम व्यायोग में है। इसमें 1 अंक है। दूत वाक्यम को देखेंगे, यह एक एकांकी रूपक है और इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। इसीलिए इस रचना का नाम ही क्या हो गया? दूत वाक्यम। कौन जाता है? कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास जाता है। यह एक एकांकी है। 5वां देखेंगे कर्णभार। यह भी एक एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान देने का वर्णन है। कवच और कुंडल दान देने का वर्णन किसमें है? कर्णभार में है। ये क्या है? एकांकी है। दूत घटोत्कच देखेंगे, यह भी एक एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास भेजना, दुर्योधन द्वारा उसका अपमान।
आगे हम सभी देखेंगे पंचरात्रम की बात देखेंगे। इसमें 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। ठीक है। दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात्र में, इसी से पंचरात्र नाम पड़ा है इसका, 5 रात्र के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं। इसी ये पंच रात्र है। किसकी है? महाकवि भास की है। उरुभंग है। उरुभंग है ना, 8 नंबर का है, एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ने का, मतलब उर मतलब जंगा, भंग मतलब भंग कर देना, मतलब तोड़ देने का वर्णन, उसको मारने का वर्णन है। अगला देखेंगे, 9 देखेंगे, बाल चरित है। बाल चरित, इस नाटक में 5 अंक है। कितने अंक हैं? 5 अंक है बाल चरित में। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के कंसवध तक की कथा वर्णित है। कौन सा ऐसा नाटक है भास का जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के कंसवध तक की कथा वर्णित है? तो वो हमारा बाल चरित है। और बाल चरित कितने अंक का है? 5 अंक का है। 10वां देखेंगे हम, चारुदत्त देखेंगे। चारुदत्त नाम है जैसा 4 अंक भी इसमें है। कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक हम सबको समझ लेना चाहिए। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं और कथा जो है क्या है? अधूरी है। अभिमारक देखेंगे। इसमें 6 अंक हैं। किसमें 6 अंक हैं? अभिमारक में। अभिषेक नाटक में कितने अंक थे? 6 अंक थे। ठीक है। प्रतिमा नाटक में 7 अंक थे। और मध्यम व्यायोग में 1 अंक, दूत वाक्य में एकांकी है, कर्णभार एकांकी है, दूत घटोत्कच भी एकांकी है। और जैसा कि पंचरात्र, तो पंचरात्र में कितने अंक हैं? तो 3 अंक है। नाम पंचरात्र है, यानी कि 5 रात में जो है ढूंढने की बात हुई थी, लेकिन अंक उसमें 3 है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अभिमारकम में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। 12 नंबर का देखेंगे, प्रतिज्ञा योगंथराय। किसकी रचना है ये? किसका नाटक है ये? तो महाकवि भास द्वारा, है ना। महाकवि भास क्या है? संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हैं। इनके कुल 13 नाटक हैं और उन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे, इसमें 4 अंक हैं। उदयन के वासुदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। अगला देखेंगे जो लास्ट है, यानी कि 13 देखेंगे हम सभी। 13 देखेंगे, स्वप्नवासुदत्तम। स्वप्न वासुदत्तम में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। योगंधरायण का वासुदत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन पद्मावती से विवाह कराना और उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? 13 नाटकों को इनके देखा। किसके? महाकवि भास के। हम लोगों ने क्या देखा? थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनका जो है नाम भास है, उपाधि इनकी धावक है ना। फिर इनके गोत्र के विषय में चर्चा की। इनका इनका जो समय है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। उपासक ये वैष्णव धर्म के थे। रीत इनकी वैदर्भी है। तीनों गुणों का इन्होंने प्रयोग किया है, यानी कि प्रसाद, माधुर्य और ओज। और मुख्यतः अगर रसों की बात की जाए तो ये क्या है? श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग किए हैं। सरल भाषा का प्रयोग है ना। और अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास कहे जाते हैं। और इनके कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं इनके। और 13 नाटकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर हमने देखा ये सारे इनके 13 नाटक हैं जो कई बार आपको बताया गया है। अभिषेक नाटक देखा, इसमें जो है 6 अंक की चर्चा हुई है। इसके बाद हम लोगों ने देखा किसके बारे में देखा? प्रतिमा नाटक के बारे में देखा, इसमें 7 है। फिर मध्यम व्यायोग देखा, ये 1 अंक का है। और एकांक दूत वाक्यम देखा, एकांकी है। कर्णभार देखा, ये भी एकांकी है। दूत घटोत्कच भी एकांकी है। पंचरात्र में 3 अंक हैं। उर्भंग ये भी एकांकी है। बाल चरित्र में 5 अंक हैं। चारुदत्त जैसा कि नाम से ही इस नाम से है तो 4 दत्त है तो 4 अंक हैं इसमें। अभिमारक में 6 अंक हैं। प्रतिज्ञा योगंधरायण में जो है 4 अंक हैं। और जो आखिरी रचना हम लोगों ने अभी पढ़ी, आखिरी रचना जो है इसमें भी स्वप्न वासुदत्तम में भी 6 अंक हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में, ये पहली क्लास है संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं में। तो महाकवि भास पहले कवि हैं। तो महाकवि भास के विषय में हम लोगों ने इतनी जानकारी इकट्ठा की। यदि आप इतनी जानकारी इकट्ठा करते हैं और ध्यान रखते हैं तो अवश्य इनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं और कोशिश रहेगी कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें भी लाने की हम इस तरह से एक एक कवियों को देखेंगे जो इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसी प्रकार से ये क्लास आपको मिलती रहेगी बीच बीच में। अभी तो फिलहाल हम सभी टीजीटी का कर रहे हैं, एलटी ग्रेड का कर रहे हैं। उसे जैसे कंप्लीट करते हैं फिर पीजीटी प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में ये क्लास भी आप सभी को जो है मिलती रहेगी। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं और फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, मिलेंगे नए कवि के साथ, मिलेंगे नए रचनाओं के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। यदि ये क्लास किसी कारणवश उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।